ये है एक यूज्ड पोलो GT TSI। ये एक 2019 का मॉडल है, यानी कि ये गाड़ी लगभग 6 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी इसके जो ओनर हैं वो इसके लिए 8.5 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप इंटरनेट पे 6 से 7 साल पुरानी कोई भी पोलो GT TSI या फिर TDI देख लो, आपको हर जगह यही दिखेगा कि इनके सेलर्स इनके लिए 7.5 से 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। इवन तो 2018-19 में ब्रांड न्यू कार 9.5 लाख रुपए में ही आ जाया करती थी, यानी कि इतने टाइम बाद भी इस गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है ना वो ना के बराबर टूटी है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी की भयंकर डिमांड। ये कार फैक्ट्री से ही एक टर्बोचार्ज TSI इंजन के साथ आती थी, जिससे कि ये 103 bhp की पावर निकालती थी और इनके अंदर भयंकर ट्यूनिंग पोटेंशियल होता है, जिस चलते छोटी सी कार ट्यून होने पर 140 bhp तक की पावर निकाल सकती है, वो भी काफी कम खर्चे में। और इस चलते इंडिया के अंदर इन गाड़ियों की बहुत ही ज्यादा भारी डिमांड है। लेकिन अब आप सोचो, अगर इस गाड़ी की इतनी ज्यादा डिमांड है तो उसकी कितनी होगी, जिससे इंस्पिरेशन लेकर इस पोलो GT को बनाया गया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पोलो GTI की, द रियल हॉट हैच। इस गाड़ी का पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़ा फैन बेस है और जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों है। ये गाड़ी स्टॉक फॉर्म में 180 bhp तक की पावर निकालती है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो पर्टिकुलर कार मैंने रिव्यू करी है इस वीडियो के अंदर, वो स्टेज 2 ट्यून्ड है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब ये इतनी ज्यादा तेज फील हो रही है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कार्स भी इसके आगे फीकी दिखाई दें। लेकिन इस गाड़ी के साथ एक दुख भी जुड़ा हुआ है और वो ये कि इस गाड़ी की रॉ परफॉर्मेंस का मजा सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ले सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि VW ने इस गाड़ी की सिर्फ 99 यूनिट्स ही इंडिया के अंदर इंपोर्ट करी थी। लेकिन इतनी ज्यादा रेयर होने के बावजूद भी आप इस गाड़ी को 20 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। यस, ये गाड़ी सिर्फ 20 लाख रुपए में लिस्टेड है एट यू ड्राइव मी क्रेजी, जिन्होंने मुझे अपनी ये गाड़ी दी है रिव्यू करने के लिए। यू ड्राइव मी क्रेजी दिल्ली के अंदर लग्जरी यूज कार डीलरशिप है, जिनके पास एक से एक लग्जरी और परफॉर्मेंस कार्स अवेलेबल हैं। ऐसी गाड़ियां जो आपको जल्दी से देखने को मिलेंगी ही नहीं, जैसे रोल्स रॉयस गोस्ट, फेरारी कैलिफोर्निया और LC 300 जैसी गाड़ियां, जो कि इंडिया के अंदर सुपर रेयर है। और अभी जो इनके पास कार्स का लॉट है वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी है। सो डू चेक एम आउट। डीलरशिप की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। तो चलो सबसे पहले बाहर से चालू करते हैं। तो यार सबसे पहले इस गाड़ी के ना लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसको सामने से देखोगे ना, आपको इस गाड़ी में और एक नॉर्मल पोलो में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हैं और वो बहुत थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इसमें रेड एक्सेंट मिलता है लाइट के अंदर, और ये जो लाइन है ये कंटिन्यू होती है आपके बम्पर पे भी। यहाँ पे GTI लिखा दिखाई देता है। और ये जो हुड है ऑब्वियसली ये आपको किसी भी मॉडिफाइड पोलो के अंदर दिखाई देने को मिलेगा, और ये गाड़ी भी मॉडिफाइड है। इसके अंदर भी ये जो हुड है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है। ये कार्बन फिनिश नहीं है, बल्कि ये जेन्युइन कार्बन फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, तो आगे से बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई आप क्या नाम है, एक मॉडिफाइड पोलो GT TSI देख रहे हो। लेकिन असली फ़र्क जो आता है वो यहाँ पर आता है जब आप साइड में आते हो। आपको साइड से देख के पता लगेगा कि ये गाड़ी एक 3 डोर वर्जन है, मतलब आगे 2 दरवाजे और एक पीछे बूट है। तो इसमें सिर्फ 3 दरवाजे आते हैं। अगर आप इस गाड़ी को इन पर्सन देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है। एक्चुअली ये इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्मल पोलो आती है ना उससे भी छोटी है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये गाड़ी उस नॉर्मल पोलो से लगभग 3 से 4 mm बड़ी ही है। हाँ, लेकिन जो वेट है और जो हाइट है वो बिल्कुल सिमिलर है उस गाड़ी जैसी। लेकिन पर्सनली बोलूँ तो ये जो 3 डोर है ना, इसको देख कर ऐसा लगता है दैट यू आर ड्राइविंग समथिंग स्पेशल। इसकी वजह से, इसकी साइड प्रोफाइल की वजह से लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये कुछ और है, बताओ इसके बारे में ये क्या है। वैसे ही अगर आप इस गाड़ी को पीछे से देखोगे तो आपको अगेन ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी एक मॉडिफाइड पोलो GT TSI या फिर नॉर्मल पोलो है जिसको मॉडिफाई किया गया है, लेकिन नहीं, ये GTI है। और एक्चुअली में ये गाड़ी भी मॉडिफाइड है। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्स करे गए हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी लोडिंग्स है जिनके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। तो ओवरऑल GTI एक नॉर्मल पोलो जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन एक ऐसी पोलो जो कि 3 डोर्स के साथ आती है। लेकिन इसकी अपीयरेंस से आप धोखा मत खाना। इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अच्छी से अच्छी लग्जरी कार भी इसके आगे घुटने टेकती है, क्योंकि ये एक VW के ख्याल में ऑडी है, वो भी एक स्टेज 2 ट्यून्ड ऑडी। कैसे, चलो वो भी बताता हूँ। लेकिन उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि ये कार पोलो से एक्चुअली में डिफर कैसे हुई और कब से। इस कार की अपनी खुद की एक लेगेसी है और ये शुरू होती है 90s में। अब वैसे अगर हम नॉर्मल पोलो की बात करें तो उसकी शुरुआत तो 1975 में ही हो गई थी, और पोलो GTI आने से पहले नॉर्मल पोलो की 2 जनरेशन आ गई थी, जिन्हें मार्क 1 और मार्क 2 बोला जाता है। लेकिन ये जो पोलो GTI है, इसे VW ने स्पेशल हाई परफॉर्मेंस हैचबैक के तौर पर उतारा था, यानी कि हॉट हैच के तौर पर। अब वैसे तो पोलो की टोटल 6 जनरेशन आ चुकी हैं, यानी कि मार्क 6 तक पोलो आ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लेकिन मार्क 6 वाली पोलो इंडिया में नहीं लेकर आई गई थी, बल्कि इंडिया के अंदर एक लंबे समय तक मार्क 5 पोलो ही चलती रही थी। जो GTI मॉडल्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल पोलो के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े और पावरफुल इंजन देखने को हमें मिलते हैं।
चलो पहले पोलो GTI Mark 3 यानी कि पहली पोलो GTI से चालू करते हैं। Mark 3 पोलो GTI 1998 में आई थी और इसके अंदर एक 1.6 लीटर का 16 वाल्व इंजन देखने को मिलता था जो कि 123 bhp की पावर निकालता था और ये पावर 1998 के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है एक हैचबैक के अंदर, ये बात जरूर ध्यान रखना। फिर 2006 के अंदर Mark 4 पोलो GTI आई और इसका इंजन अब बड़ा कर 1.8 लीटर का कर दिया गया और ये गाड़ी अब निकालने लगी 148 bhp की पावर। और फिर 2010 के अंदर आई Mark 5 पोलो GTI यानी कि उस फैमिलियर फेस की गाड़ी जिसको हम इंडियंस जानते हैं। Mark 5 पोलो के अंदर पहले 1.4 लीटर का ट्विन चार्ज TSI इंजन दिया गया, यानी कि इसका जो इंजन था वो टर्बो चार्ज और सुपर चार्ज दोनों था और ये जो इंजन था ये बनाता था 178 bhp की पावर। लेकिन 2015 में आया Mark 5 GTI का फेसलिफ्ट, यानी कि वो गाड़ी जो मैंने इस वीडियो के अंदर फीचर करी है। फेसलिफ्टेड Mark 5 पोलो GTI के अंदर 1.8 लीटर का TSI इंजन दिया जाने लगा और ये इंजन निकालता था 179 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी के इंजन की पावर तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थी ही, लेकिन मुझे इस गाड़ी के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है ना वो ये है कि इस गाड़ी का इंजन Audi A3, A4 और Audi TT ऐसी गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किया गया था और इस इंजन को बनाया भी Audi ने ही था। इसके बाद 2017 के अंदर Mark 6 पोलो GTI आई और इस गाड़ी के अंदर दिया गया 2 लीटर का TSI इंजन और अब इस गाड़ी की जो पावर है वो बढ़कर 204 bhp तक पहुंच गई। अब भले ही नई जनरेशन की GTI ज़्यादा पावर निकालती हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर Mark 5 पोलो GTI है, यानी कि जो इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये गाड़ी Mark 6 पोलो GTI से भी ज़्यादा पावर निकालती है और वो है लगभग 250 bhp की पावर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी के ECU एंड TCU दोनों ही स्टेज 2 पर ट्यून्ड है, जिस चलते इस गाड़ी की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाड़ी की पावर को और बढ़ाने के लिए और उसको संभालने के लिए इस गाड़ी के अंदर और भी कई सारे मॉड्स किए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर कई सारे मॉड्स करे गए हैं, यानी कि बहुत सारी लोडिंग्स हैं जो कि इसके ओनर ने करी हैं। जैसे कि इसमें टिंटेड टेल लैंप्स मिलेंगे आपको, स्पॉइलर, डिफ्यूज़र, TSW के अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए के हैं। इसमें मिलटेक का डाउन पाइप है, बॉर्ला के एग्जॉस्ट हैं, कार्बन स्टीयरिंग है, कार्बन गियर नॉब है इसके अंदर, मैग्नेटिक पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी अपग्रेडेड हैं और जो इसकी इवन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना वो भी अपग्रेडेड है और उस पर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हैं। चलो बाहर से तो गाड़ी बहुत ज़्यादा देख ली, अब गाड़ी के थोड़ा अंदर भी चलते हैं। तो यार इसका जो स्पीडोमीटर का लेआउट है वो बिल्कुल आपको पोलो जैसे दिखेगा। अगेन हर चीज़ पोलो जैसी है तो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसके अंदर जो स्पीड है ना वो 280 तक लिखी हुई है और ये गाड़ी डेफिनेटली जा भी सकती है, इसके आसपास जा ही सकती होगी, बहुत तेज चलती है क्योंकि ये गाड़ी। आपको इसके बीच में जो MID मिलती है उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है इसका टैकोमीटर और इसमें मेंशन करी हुई है कि ये गाड़ी 8000 RPM तक जाती है, लेकिन ऑब्वियसली 6,500-7,000 RPM तक जाती है गाड़ी। यहाँ पर हमारे को मिलता है इसका इंफोटेनमेंट देखने को, जो कि बहुत पुराने स्टाइल का ही लगता है, लेकिन ये भी ना ऑटो कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाला है जो कि अपग्रेड कराया गया है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसके अपग्रेड्स में ये भी एक चीज़ है और ये शायद 90,000 रुपये के आसपास पड़ा उनको अपग्रेड कराने में। तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप चला सकते हो। बाकी आई डोंट नो साउंड क्वालिटी कैसी है, ना मैंने चला के देखा ना मेरा चलाने का मन है इस टाइम। आवाज़ गर्मी बहुत है, मैं जल्दी काम करके निकलना है यहाँ से। फिर इसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके AC के कंट्रोल्स हैं। AC मुझे ठीक ठाक लगा, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाया। हम बार बार शूट कर रहे थे तो कभी विंडो खोल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी ग्लास खोल रहे थे। सो मुझे इसके AC की इफेक्टिवनेस पता नहीं चली, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। मेरी गाड़ी से तो थोड़ा जल्दी ही ठंडा कर दिया था इसने, क्योंकि इसका कैबिन भी थोड़ा छोटा है इसलिए भी हो सकता है। बाकी चीज़ें इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, आपको डैशबोर्ड बिल्कुल वैसा सही देखने को मिलेगा। कोई आपको मतलब ये गाड़ी ना बल्कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टेटेड एलिगेंस वाली कार होती है। मतलब जो हमेशा से हम देखते हुए आ रहे हैं इनका जो इंटीरियर होता है बहुत ज़्यादा चिल्लाता नहीं है ये, लेकिन आपको इस कैबिन में बैठ के ना कभी बुरा नहीं लगेगा। आपको ये हमेशा ही प्लीजिंग सा कैबिन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक जो इस गाड़ी में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी मेरे ख्याल में पोलो में आई एम नॉट श्योर वो आता है कि नहीं आता, कि इसकी जो लाइनिंग है ना और ऊपर की वो पूरी ब्लैक है। यहाँ पर सब कुछ ब्लैक एक्सेंट में दिया हुआ है सब कुछ, जो कि अगेन इस गाड़ी के स्पोर्टी नेचर में ऐड ऑन कर रहा है। अगर मैं इस गाड़ी की सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो डेफिनेटली ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसका ये जो सपोर्ट मिलता है, साइड सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तब भी आप इधर उधर ढलकते नहीं हो। मेरे को इसकी कुशनिंग भी ठीक ठाक अच्छी खासी लगी है। इसका अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी सही है, मतलब बड़ी सीट है एक्चुअली, लंबी सी सीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बैठने में। लंबे लोग भी बैठेंगे तो मज़ा आएगा बैठने में। और अगर हम इसके फैब्रिक की बात करें तो ये जो आप कलर देख रहे हो ये वही कलर है जो पहली पोलो में आया करता था। पहली जो पोलो GTI आती थी सबसे पहली 80s में जो आती थी, वही वाला कलर इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो ये उसको हमास देने के लिए किया गया है शायद से, पता नहीं यार। कई लोग होते हैं जिनको फ्लैशी चीज़ें पसंद है, ये थोड़ा सा ना जैसे कार गाय होता है ना, मतलब थोड़ा सा गाड़ियों के मामले में वो वाले लोग होते हैं जो, यार वो वर्ड कौन सा होता है, नर्ड्स। जैसे कार नर्ड्स होते हैं ना, ये उनकी गाड़ी है। ये हर किसी को पसंद नहीं आएगी। यू हैव टू बी अ कार नर्ड फॉर दिस कार। चलो अब इस गाड़ी की पिछली सीट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कितना स्पेस है, क्योंकि बाहर से तो बहुत ज़्यादा छोटी लगती है गाड़ी। उसको आगे करना है, फिर पीछे जाके बैठना है ऐसे करके। और अगर मैं यहाँ पर आके दिखाऊँ, और अगर मैं भाई साहब
यार मैं सोच रहा था कि मैं पता क्या सोच रहा था, इस पर लाइट जला देता हूँ पहले, लाइट आ जाएगी। मैं क्या सोच रहा था कि भाई पीछे जगह नहीं होगी इस गाड़ी में, क्योंकि ये 2 डोर है, काफ़ी अच्छी जगह है इसमें यार, यहाँ पे काफ़ी सही जगह है मतलब। और यार इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो भी अच्छा लगा, लेकिन हाँ बैक एंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसको बहुत ऊपर उठा रखा है और ये ना काफ़ी और थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था, या फिर इसमें ऑप्शन होना चाहिए था रिक्लाइन करने का। आई डोंट नो वेदर इट हैज़ द रिक्लाइनिंग ऑप्शन। नहीं, रिक्लाइन नहीं कर सकते आप इसको। हाँ, बट अच्छी बात ये है कि आपको ऑल 3 सीट्स पर मिल जाते हैं हेडरेस्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगेन पीछे भी वही वाला कलर किया गया है, वही वाला फैब्रिक यूज़ किया गया है जैसा आगे है। मेरे को अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा लगा, रिक्लाइनिंग एंगल उतना अच्छा नहीं है, तो आई डोंट नो मेरे जैसा बंदा, भारी भरकम बंदा कितनी देर तक बैठ पाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब उतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, 4 बंदे आराम से लंबे टूर पे भी जा सकते हैं, बहुत लंबे नहीं लेकिन काफ़ी, लेकिन ठीक है यार, इस कार के हिसाब से बहुत सही है। पीछे हाँ, अंदर बाहर निकलने में ज़रूर दिक्कत होगी, निकल के दिखाता हूँ। मैं थोड़ा लंबा इंसान हूँ, 5 फुट 11 इंच मेरी हाइट है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो है क्योंकि गाड़ी नीचे भी है, लेकिन इसको वापस सेट करना उतना मुश्किल नहीं है। और हाँ भाई साहब, डोर बहुत भारी डोर है, पता लगता है यार जर्मन कार है। आप मतलब इसका डोर वैसी है जैसे आप किसी BMW ऑडी वगैरह टाइप की गाड़ियों के होते हैं ना, बिल्कुल वैसी डोर है। क्वालिटी थर्ड, बहुत भारी दरवाजे हैं, बहुत भारी दरवाज़ा है। चलो यार, अब सबसे मेन बात पर आते हैं, यानी कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस। देखो, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो पर्टिकुलर कार है ये 250 bhp की पावर बनाती है। अब इवन तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर ये पावर बहुत ही ज़्यादा फील होती है। लास्ट परफॉर्मेंस कार जो मैंने चलाई थी वो थी BMW की M340i, एंड टू बी फ्रैंक, इस कार को चलाने में मुझे उससे भी ज़्यादा थ्रिल फील हुआ। भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है, जैसी 4000 RPM के ऊपर जाती है बस पागल हो जाती है। देखो हाँ, बस मेरे को थोड़ा आपको संभालना पड़ता है स्टीयरिंग, वरना ये बेकाबू हो सकती है गाड़ी, बिल्कुल ही किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, बस मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि सस्पेंशन थोड़े से ऑस्टिफ होने चाहिए थे, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस हैज़। लेकिन हाँ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये गाड़ी स्टेज ट्यून्ड है। अब ये 250 हॉर्स पावर का लगभग बना रही है, लेकिन ये वैसे 180 हॉर्स पावर ही बनाती है, तो उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में ब्रांड ने उस हिसाब से तो सस्पेंशन ठीक दिए होंगे। हाँ, ब्रांड ने कार के हिसाब से सस्पेंशन स्टिफ ही दिए थे, लेकिन ये जो सिर्फ 60 bhp की पावर बढ़ी है ना, इसकी वजह से ये गाड़ी रॉकेट जैसी फील होने लगी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा अच्छा पावर टू वेट रेशियो। पावर टू वेट रेशियो को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई SUV 200 bhp बना रही है और सेम पावर एक छोटी हैचबैक बना रही है, तो वही सेम पावर हैचबैक के अंदर ज्यादा फील होगी, क्योंकि जो हैचबैक है वो काफी ज्यादा हल्की है। यानी कि सिमिलर पावर के साथ इस हैचबैक को कम वजन खींचना पड़ रहा है उस SUV के मुकाबले, जिस चलते इस हैचबैक का जो पावर टू वेट रेशियो है वो उस SUV से बेटर है। और ये जो पावर टू वेट रेशियो है ना, इसे bhp पर टन से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले अगर हम GTI की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 250 bhp की पावर मिलती है सारे मॉड्स के बाद, और इस गाड़ी का जो वजन है वो 1240 किलोग्राम का है। तो अगर हम इन नंबर्स को इस फॉर्मूला के अंदर डालें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो है 201 bhp पर टन। अब ये नंबर कितना अच्छा है इसको समझने के लिए हम इंडिया में बिकने वाली कुछ मास मार्केट कार से इसको कंपेयर कर लेते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी मानी जाती है, जैसे कि XUV 700, जिसे एक ठीक ठाक तेज SUV माना जाता है। इस गाड़ी का जो वजन है वो लगभग 1750 किलोग्राम का है, और ये गाड़ी निकालती है 200 bhp की पावर अपने पेट्रोल इंजन के साथ, और इसीलिए इस गाड़ी का जो पावर टू वेट रेशियो निकल कर आता है वो है 114 bhp पर टन, जो कि ट्यून्ड पोलो GTI से बहुत ज्यादा कम है। चलो, ये तो फिर भी SUV है तो काफी ज्यादा भारी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ना टर्बो की बात कर लेते हैं। वर्ना 1.5 टर्बो भी लगभग 1240 किलोग्राम की ही गाड़ी है, यानी कि पोलो GTI जितना ही वजन है इसके अंदर भी, और ये जो गाड़ी है ये लगभग 157 bhp की पावर निकालती है, जो कि एक अच्छा नंबर है इस गाड़ी के हिसाब से। लेकिन फिर भी इसका जो पावर टू वेट रेशियो निकल कर आता है वो है लगभग 126.6 bhp पर टन, जो कि अगेन GTI से काफी ज्यादा कम है। अब ये तो मास मार्केट कार्स थी, लेकिन अगर आप मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी नॉन परफॉर्मेंस लग्जरी कार्स को भी देखोगे ना, तो उनका भी जो पावर टू वेट रेशियो है वो इस गाड़ी से काफी ज्यादा कम निकल कर आ रहा है। एक्चुअली ट्यून होने के बाद ये पोलो GTI पावर टू वेट रेशियो के मामले में BMW M340i जैसी गाड़ियों की टेरिटरी में पहुंच गई है। M340i अपने 3 लीटर के स्ट्रेट 6 इंजन के साथ 369 bhp की पावर निकालती है, और इस गाड़ी का जो वजन है वो लगभग 1765 किलोग्राम का है, जिसकी वजह से जो इसका पावर टू वेट रेशियो निकल कर आता है वो है 209 bhp पर टन, यानी कि ट्यून पोलो GTI से ये सिर्फ 8 bhp पर टन ही ज्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही समझ लो इसको, और वो भी उस गाड़ी के बराबर जिसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 75 लाख रुपए के आसपास का है।
और अगर आप यही पावर टू वेट रेशियो ढूंढते हुए पोर्शा जैसे ब्रांड की तरफ जाओगे तो आपको करोड़ में बात करनी पड़ेगी। अब मैं मानता हूँ कि महंगी कार्स के अपने कई सारे पर्क्स और भी होते हैं, पर टू बी फ्रैंक जितना मजा मुझे इस पोलो को चलाने में आया उतना तो मुझे M340i को चलाने में भी नहीं आया था, क्योंकि ये कार आपको अपनी पावर और भी ज्यादा फील करवाती है क्योंकि ये काफी छोटी है। छोटी गाड़ियों के अंदर बैठकर आपने भी ये फील करा होगा कि ये गाड़ियां सेम स्पीड पर बड़ी गाड़ियों से ज्यादा तेज फील होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे कैबिन के चलते सब कुछ आपकी आंखों के नजदीक होता है, जिस चलते एक विजुअल इल्यूजन क्रिएट होता है तेज स्पीड का। और फिर ये गाड़ी तो अपने आप में भी काफी ज्यादा तेज है। पोलो GTI स्टॉक फॉर्म में ही 0 से 100 लगभग 6.7 सेकंड में पहुंच जाती है। वहीं ये वाली तो ट्यून्ड है, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी लगभग 5 सेकंड के आसपास चली जाती होगी, पर मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है। बाकी एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की, ये 2018 मॉडल है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जर्मन कार है तो रैटलिंग साउंड कहीं से भी नहीं आ रही, कहीं से थोड़ी सी भी नहीं आ रही है। आ जानी चाहिए थी, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रही है। एंड यू कैन फील, मतलब आपको ना ऐसा लगेगा इस गाड़ी को चलाते टाइम, इसके डोर बंद करते टाइम, कि आप कोई ऑडी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। जो इंडिया में आजकल फ्लिम्जी VWs आ रही हैं वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सॉलिड कार है, शैसी बहुत ज़्यादा इसकी स्टिफ है, यू कैन फील जहाँ पॉइंट करते हो वहाँ जा रहे हो। भाई क्या स्टीयरिंग वो है, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है। गाड़ी का अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए एक गो कार्ट जैसी फील होती है। यार इस गाड़ी से मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस गाड़ी से सिर्फ एक पक्का वाला पेट्रोल हेड ही खुश हो सकता है, क्योंकि इवन तो ये गाड़ी थोड़ी सी अलग है लेकिन फिर भी ये शाउट नहीं करती है। यानी कि जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी भी नहीं है, साथ ही साथ ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटी कार है ये। और इसीलिए इस गाड़ी को सिर्फ उन्हीं लोगों को खरीदना चाहिए जिनका सिर्फ एक ही मकसद है अपनी गाड़ी से, और वो है उस गाड़ी की परफॉर्मेंस के पूरे मजे लेना। पर हाँ, आपको ये बात जरूर याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर ये गाड़ी सुपर रेयर है, और ऐसे सिर्फ 99 एग्जाम्पल्स ही हैं इंडिया के अंदर, जिनमें से एक को चलाने का मुझे आज मौका मिला, और ट्रस्ट मी मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ इस गाड़ी को चला के। तो अगर आपको भी ये गाड़ी लेनी है तो डीलरशिप की जो डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो ना इसकी रीच बढ़ती है वीडियो की। दूसरी बात ये कि आप कमेंट में भी जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और तीसरी बात, आप भी मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने समझाया कि इस तरीके की इंफोटेनमेंट वीडियोस, या फिर अब तो मैं रिव्यू वाली कैटेगरी में भी आ गया हूँ, लेकिन इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसके बारे में मैंने इस कोर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है। मैंने इस कोर्स के अंदर सब कुछ समझाया है, जैसे कि आपको रिसर्च करते टाइम प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे क्यों रिलाई करना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस कोर्स के अंदर। तो जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको भी इस तरीके की वीडियोस बनानी है। थैंक यू।